ये क्या हो रहा था? चलिए शांत हो जाइए, आवाज थोड़ा कम कीजिए। बैठिए बैठिए, तेजी से बैठने दीजिए सबको, भीड़ न लगाइए, बैठिए। चलिए कहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? अच्छा अच्छा, समझ गए, बैठिए। अच्छा, केमिकल रिएक्शन चैप्टर है और तमाम तरह के जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपको हम बताएं। उसके बाद ये समझ रहे थे कि बाहरी कारकों के माध्यम से, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा हम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के गति को या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाला बोल रहा है नाम लीजिए, नाम देख रहे हैं सबका, मने मन हम ले रहे हैं सबका नाम। क्या सबका नाम ले रहे हैं? ठीक है। हाँ, ज़्यादा बोलने से आजकल बात बिगड़ जाती है, आपको पता है ना। हाँ, इसीलिए ऑनलाइन वाली टेंशन नहीं लीजिए। समझने से ज़्यादा, पढ़ाने वाले से ज़्यादा लगाव भी मत रखिए। काम निकला खेल खत्म। क्या बहुत लोग है सर ऐसे हैं वैसे हैं, सर क्या है, पढ़ाने कमारे हो गया, खेल खत्म है क्या? अपना से मतलब रखिए। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो स्वार्थी होना बहुत जरूरी है कि ना है? आप स्वार्थी नहीं बने, कोई और बन के आपको हटा देगा वहां से। गला काट प्रतियोगिता चल रही है कंपटीशन के एग्जाम में, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एकदम गला काट प्रतियोगिता होती है, तो वही बात है। इसलिए एकदम अपने से अपना मतलब रखिए, पूरा पढ़िए, जितना समय है हर का उपयोग करिए। नींद लगता है तुरंत सो जाइए, अब फिर उठिए, फिर पढ़ने लगिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी हम चर्चा किए थे, और चर्चा कर रहे थे कि कैटलिस्ट भी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाला ही कारक है। तो कैटलिस्ट हम लोग समझ गए थे। 2 पॉइंट को समझना बाकी था। एक कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट प्रोमोटर्स, इसको कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट प्रमोटर ऐसे पदार्थ हैं जो कैटलिस्ट के कार्य क्षमता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को हम कैटलिस्ट के कार्य क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट प्रमोटर कहा जाता है। कैटलिस्ट प्रमोटर कहा जाता है।
जैसे कि अमोनिया निर्माण की जो विधि है, जिसको हैबर विधि के नाम से जानते हैं, इसमें हमने कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल किए थे? लोहा का इस्तेमाल किए थे। और लोहा यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट है। धन उत्प्रेरक किसे कहते हैं? धन उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हमने अमोनिया निर्माण के विधि में लोहा का इस्तेमाल किया कैटलिस्ट के तौर पर, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन में हम थोड़ा सा मोलिब्डेनम डाल देते हैं, तो अभिक्रिया की गति जो है ना पहले से और बढ़ जाती। यानी कि आपने जो मोलिब्डेनम डाला है, वे लोहा जो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, उसके कार्य क्षमता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको रासायनिक अभिक्रिया में डाल दिया जाए तो वे कैटलिस्ट के कार्य क्षमता को बढ़ा देते, और कैटलिस्ट के कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? कैटलिस्ट प्रमोटर। उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा कैटलिस्ट पॉइजन, इसको कहते हैं उत्प्रेरक विष। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, विष मतलब घटाने वाला। यानी कि कैटलिस्ट पॉइजन एक ऐसा पदार्थ है जो उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को घटा देगा। कैटलिस्ट प्रमोटर क्या ठीक उल्टा काम करता है? कौन? कैटलिस्ट पॉइजन ठीक उल्टा काम करता है। तो अभिक्रिया में डालने पर वो पदार्थ जो अभिक्रिया के गति को घटा दे या कैटलिस्ट के कार्य क्षमता को घटाकर अभिक्रिया के गति को घटा दे, उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन। सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाए जाते हैं, H2SO4 बनाए जाते हैं, तो H2SO4 बनाने में पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में यहां जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? प्लेटिनम का। हालांकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का ही वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां पर प्लेटिनम का भी इस्तेमाल होता है। और इसी रिएक्शन में अगर हम आर्सेनिक सल्फाइड, फॉर्मूला को ठीक कर लीजिए, आर्सेनिक का होता है AS, नोट में शायद AG दे दिया गया है, तो AG सिल्वर का होता है आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम कर रहा था, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आर्सेनिक ऑक्साइड दे देते हैं ना, तो अभिक्रिया की गति जो है, अभिक्रिया का जो वेग है, उसमें क्या आने लगते? कमी आने लगती। अभिक्रिया के वेग में कमी आने का मतलब है कि अभिक्रिया के वेग में कमी आने का मतलब है उत्पाद धीमी गति से बनने लगता है। यानी कि आर्सेनिक ऑक्साइड यहां पर काम कर रहा है कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में। तो कैटलिस्ट को भी प्रभावित करने वाले दो पदार्थ होते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट हमारे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित करता ही करता है, लेकिन कैटलिस्ट के भी कार्य क्षमता को बढ़ा और घटा सकते हैं हम। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं उसे कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में कैटलिस्ट प्रमोटर कौन है? मोलिब्डेनम
और एक और होगा पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो भी प्रमोटर के तौर पर काम करते हैं। हैबर विधि में दो दो प्रमोटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैटलिस्ट के कार्य क्षमता घटाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में कौन काम करता है? आर्सेनिक ऑक्साइड काम करता है। कौन काम करता है? आर्सेनिक ऑक्साइड काम करता है। क्लियर है? दोनों शब्द को आप समझ गए ना? कुछ नहीं, सिर्फ इसमें डिफिनेशन याद रखना। डिफिनेशन ही बहुत बार पूछा गया है। वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं प्रमोटर कहलाते हैं, उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को घटाते हैं पॉइजन कहलाते हैं। मोलिब्डेनम के बारे में याद रखिएगा कि वे जो प्रमोटर का काम करते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में। आर्सेनिक ऑक्साइड का नाम याद रखिएगा कि कैटलिस्ट पॉइजन के तौर पर काम करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। उसके बाद थोड़ा सा इसको समझ लेते, एंजाइम को समझ लेते हैं। उसके बाद बोले थे उत्प्रेरक को याद कर लेने के लिए, याद किए कि नहीं? क्लोरीन निर्माण के डीकन विधि में कौन उत्प्रेरक है? क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्यूप्रिक क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से जो मेथेनॉल बनाए जाते हैं, मिथाइल अल्कोहल बनाए जाते हैं, उसमें कौन सा उत्प्रेरक? जिंक ऑक्साइड क्रोमियम है। उसको याद करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। आइए एंजाइम को समझते हैं। तो सजीव के शरीर, सजीवों के शरीर में लगातार उपापचय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सजीवों के शरीर में लगातार उपापचय की प्रक्रिया होती रहती है, ये बात हम जानते हैं। लगातार मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती रहती है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? अगर बायोलॉजी पढ़े आप जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे हैं तो आप ये समझिए कि सजीवों के शरीर में भी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया लगातार संपन्न होते रहते हैं, लगातार संपन्न होते रहते हैं। चाहे श्वसन की प्रक्रिया हो, पाचन की प्रक्रिया हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, उस दौरान मानव शरीर को ही लीजिए, तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रिया शरीर के भीतर संपन्न होते रहती है। पाचन के दौरान देखे थे कि प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट गया, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान एटीपी का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में या सजीवों के शरीर में तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रिया श्वसन के दौरान, पाचन के दौरान, उत्सर्जन के दौरान संपन्न होते रहता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार होते रहती है। और सजीवों के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया में क्या लगा रहता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन। जब रासायनिक अभिक्रिया सजीवों के शरीर में हो तो उन रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जितने भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? एंजाइम के उपस्थिति में होती है। एंजाइम के बिना जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का होना संभव नहीं है। पाचन के दौरान ही आप देखे थे कि कई प्रकार के एंजाइम के बारे में पढ़े थे। ट्रिप्सिन एंजाइम था, काइमोट्रिप्सिन, माल्टेज एंजाइम था। तो कई तरह के एंजाइम था जो भोजन के बड़े बड़े अवयव को छोटे छोटे अवयव में तोड़ देते हैं। तो मानव के शरीर में तमाम तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है,
या सजीवों के शरीर में जो तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एंजाइम। एंजाइम ही जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह कौन काम किए? कैटलिस्ट काम किए। तो सजीवों के शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है वही क्या है? एंजाइम है। यानी एंजाइम भी एक प्रकार का कैटलिस्ट है, एंजाइम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो मानव शरीर या सजीवों के शरीर में होने वाले तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। और सजीवों के शरीर में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं एंजाइम। इसलिए एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोकैटलिस्ट कहा जाता है या जैव एंजाइम कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो समझ गए कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है जो सजीवों के शरीर में या मानव के शरीर में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सजीवों के शरीर में एंजाइम के अभाव में किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं हो सकता है। आप इससे पहले वायरस के बारे में पढ़े थे कि वायरस में जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। वायरस में मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता? वायरस में एंजाइम ही नहीं होता है। वायरस में मेटाबॉलिज्म उपापचय की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो वायरस में एंजाइम का अभाव होता है, इसलिए नहीं होती है। तो सजीवों के शरीर में, मानव के शरीर में होने वाले तमाम रासायनिक अभिक्रिया जिसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसको उत्प्रेरित करने का काम जिस यौगिकों के द्वारा होता है या जिस पदार्थों के द्वारा होता है उसे एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का काम उत्प्रेरण करना होता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। और ये जो बना होता है दोस्तों, ये जो एंजाइम के अणु बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जंतु या पौधा के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन एक अनिवार्य पोषक अवयव है। जंतु या पौधा या किसी भी सजीव के विकास के लिए प्रोटीन एक अनिवार्य बायोमोलिकुल से अनिवार्य आवश्यक पदार्थ है। और यही प्रोटीन अणु से मिलकर तैयार होते हैं क्या? जो काम करते हैं किसका? बायोकैटलिस्ट का काम किस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एंजाइम को भी प्रमुख एंजाइम का लिस्ट दिया हुआ है कि नहीं हुआ है? उसको रोज भूलते जाना है क्या? हाँ, अब भूलिएगा कब? याद करिएगा। याद करिएगा तो आपको मोह लग जाएगा काहेल भूले, इसलिए डायरेक्ट बोल दे भूल जाना है। ठीक है? यादें नहीं करिएगा तब भूलिएगा कैसे? भूलने के लिए याद करना जरूरी ना है। याद कर लीजिएगा, एक दिन में एक ही याद करिएगा। ठीक है ना? ये नहीं कि 6 एग्जाम है 6 को एक के दिन में याद कर लिए। एक दिन में कितना याद करना है? एक याद करना है। देखिए, एक कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन। हार्मोन का क्या काम है और हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है? तो एंजाइम, देखिए पहला अंतर है, एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, वसा के भी बने हो सकते हैं। ठीक है ना? तो हार्मोन जो होते हैं वे प्रोटीन वसा दोनों से बने होते हैं। एंजाइम आपका केवल किससे बना होता है? और एंजाइम का काम है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। हार्मोन का काम है शरीर को कंट्रोल करके रखना। क्या करके रखना? शरीर को, यानी कि नर्वस सिस्टम वाला काम करता है हार्मोन। जबकि एंजाइम का काम है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। दोस्तों आइए केमिकल बॉन्ड नामक टॉपिक पर
केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्ड, आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स को बनाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का एटम मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये है हमारा एटम यानी कि परमाणु, और ये है हमारा मॉलिक्यूल्स। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं। और एक अणु में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं कि नहीं दोस्तों? ये जो हाइड्रोजन के अणु है, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़े हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है, इसमें ऑक्सीजन के दो और कार्बन के एक परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे सोडियम और क्लोरीन के ही परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड के अणु बनाते। तो किसी अणु में जो परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, एक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसी अणु में जो परमाणु दो या दो से अधिक जुड़े रहते हैं, एक खास प्रकार के बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको आप केमिकल फोर्स, रासायनिक बल भी कह सकते हैं। तो अणु में उपस्थित परमाणु जिस बल या जिस रासायनिक बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का बल है। केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का रासायनिक बल है, एक प्रकार का केमिकल फोर्स है, जो अणुओं में उपस्थित परमाणुओं को आपस में क्या करके रखता है? बांध करके रखता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अणु में उपस्थित परमाणु एक खास प्रकार के बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। अणु में उपस्थित परमाणु एक खास प्रकार के बलों के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। उस बल को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन एक बल है जो अणुओं में उपस्थित परमाणुओं को आपस में क्या करके रखता है? बांध करके रखता है। रासायनिक बंधन के अभाव में क्या अणुओं का बनना संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रासायनिक बंधन के अभाव में अणुओं का निर्माण संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बात तो आप समझ गए कि रासायनिक बंधन क्या है। क्या है रासायनिक बंधन? बिल्कुल सही है। अणु में उपस्थित परमाणुओं को जो बंधन बांधता है, जो बल आपस में बांधता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही रासायनिक बंधन कहते हैं। अब सवाल है कि रासायनिक बंधन बनता कब है? कब परमाणु के बीच बल आपस में लगेगा और वे बंधित होकर अणु का निर्माण करेंगे? ये तो आप समझ गए कि अणु में उपस्थित परमाणु जिन बंधनों के द्वारा बंधे होते हैं उन्हें रासायनिक बंधन कहते हैं। लेकिन ये रासायनिक बंधन बनते कब है? कब बनेंगे रासायनिक बंधन? याद कीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं को बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधन पुराने टूटते हैं और नए बनते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान निर्मित होते हैं रासायनिक बंधन। परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन का निर्माण कब होते हैं? जब कोई अभिक्रियाएं होती। कार्बन ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में रासायनिक बंधन कब बनेगा? जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। यानी जब तक रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो जाती है, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाता है, तब तक रासायनिक बंधन नहीं बनते। तो रासायनिक बंधन का निर्माण, केमिकल बॉन्ड का निर्माण कब होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे होगा, यहां ऑक्सीजन के बीच जो रासायनिक बंधन वो टूट जाएगा, और फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक नया रासायनिक बंधन बनेगा, और तब जाकर निर्माण होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अणु में उपस्थित परमाणु जिस बल, जिस बंधन के द्वारा बंधे रहते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। लेकिन फिर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक बंधन बनते ही क्यों है? तो आप कहिएगा कि नहीं बनेगा तो अणु फिर कैसे बनेगा? लेकिन फिर भी यह समझना है कि रासायनिक बंधन बनने के कारण क्या है, रासायनिक बंधन क्यों बनते हैं, परमाणुओं के बीच आखिर रासायनिक बंधन बनते हैं क्यों है? तो परमाणु जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। परमाणु की प्रकृति अनस्टेबल होता, अस्थायी होता। यही कारण है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और परमाणु जब आपस में केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंधन बना लेता है, तब वह क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। यानी कि रासायनिक बंधन का निर्माण परमाणुओं के बीच इसलिए होते हैं कि परमाणु की प्रकृति अस्थायी या अनस्टेबल है, और ब्रह्मांड में जो भी अस्थायी या अनस्टेबल है वो अस्थायी बनने का प्रयास करेगा। परमाणु भी अस्थायी या अनस्टेबल है, और ये अस्थायी बनने का प्रयास करता है, स्टेबल होने का प्रयास करता है। और जब भी इसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, तो ये सोचता है कि हम अस्थायी है और अस्थायी बन जाए। और परमाणु अस्थायी कब बनेगा? जब परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाकर क्या बना ले? एक अस्थायी परमाणु अस्थायी तब बनेगा जब वो रासायनिक बंधनों का निर्माण करके किसमें कन्वर्ट हो जाए? अणु में। कार्बन का ये परमाणु ये अस्थायी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो अस्थायी नहीं है, बल्कि वो क्या है? अस्थायी है। हाइड्रोजन अस्थायी है, लेकिन जल में जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो अस्थायी नहीं है, वो क्या है? अस्थायी। तो परमाणु अस्थायी होते हैं, इसीलिए वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर आपस में रासायनिक बंधन बनाकर अणु बना लेते हैं, और अणु बनते ही वे क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। अणु में उपस्थित परमाणु जिन बंधन या जिन बलों के द्वारा जुड़ा रहता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक बंधन इसलिए बनते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं और वो अस्थायी बनने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वे आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुटकर अणु बन जाते हैं और इस तरह परमाणु अस्थायी हो जाते। क्या आपको पता है कि अगर परमाणु अस्थायी होता तो रासायनिक बंधन या अणुओं का अस्तित्व हो पाता? नहीं हो पाता। अगर परमाणु अस्थायी होता तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती ही नहीं, कोई अणु का निर्माण होता ही नहीं, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड नामक चैप्टर होता ही नहीं। समझ रहे कि ना बात को? सारा खेल इसी पर है कि परमाणु
अस्थाई बनने का प्रयास करता है, इसीलिए वो रासायनिक बंधन बना करके क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। क्लियर है बात, समझ गए ना? 3 पॉइंट में समझ में आया कि अणुओं में उपस्थित परमाणु जिस बल या बंधन के द्वारा जुड़े रहते उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधनों का निर्माण कब होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। रासायनिक बंधन का निर्माण कब होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। रासायनिक बंधन परमाणुओं के बीच बनते क्यों, तो परमाणु अस्थायी होते हैं और बंधन बनाकर ही परमाणु अस्थायी होगा, इसीलिए रासायनिक बंधन बनते हैं। अब चौथा सवाल यह है कि रासायनिक बंधन परमाणुओं के बीच बनता कैसे है, बनता कैसे है? तो एक बात तो आप जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, क्यों, तो ये अस्थायी होते हैं। अब परमाणु के तरफ से कौन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं और परमाणु के तरफ से संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लिए हैं किसके बदौलत, परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता बस इसी के बदौलत। बाकी परमाणु में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है, वो रासायनिक अभिक्रिया में रत्ती भर योगदान नहीं देता है। जो करना है इसी को करना है। तो हम तो ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान 2 प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनता है, तब जाकर परमाणु अस्थायी होता है। लेकिन ये बंधन बनता कैसे, तो कैसे भी बनेगा, उसमें किसके द्वारा बनेगा, तो रासायनिक बंधनों का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। कैसे होता है, 2 तरह से होता है। एक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा त्याग करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा त्याग करके। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन साझा करके, इलेक्ट्रॉन साझा करके। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन इसलिए बनते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं और बंधन बनाकर जब वो अणु बन जाते तो अस्थायी बन जाते। और 2 परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंधन बनता है तो किसके द्वारा बनता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन कैसे बनेगा, 2 तरह से बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा त्याग करके या इलेक्ट्रॉन साझा करके। इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करके या इलेक्ट्रॉन साझा करके। कितने प्रकार से बंधन बन सकते हैं, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कौन कौन प्रकार से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा त्याग करके और इलेक्ट्रॉन। चूंकि 2 प्रकार से बंधन बंध सकते हैं, 2 प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, 2 प्रकार से बंधन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण और इलेक्ट्रॉन साझा करने से। इसलिए रासायनिक बंधनों की जो मुख्य प्रकार है वो भी कितने हैं, 2 है। रासायनिक बंधन मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के क्यों होते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लग गया होगा। क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन जो बनेंगे 2 तरह से बनेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बनेगा। तो रासायनिक बंधन इसी 2 आधार पर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं रासायनिक बंधन के प्रकार। समझ गए? अभी तक जो समझे तो वह बेस मटेरियल था, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत?
एक बार पुनः समझिए। अब ऑनलाइन में कोई बोलेगा कि हमको तो सर कुछ नहीं समझ में आता है, आधा घंटा से ऑनलाइन हो करता है, सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्वेश्चन को एकदम कैसे याद करना है पता है ना? हाँ, एकदम उत्तर होंठ में होनी चाहिए, होंठ पर। अरे 2-3 दिन पहले एक लड़का बोला कि सर ने ना, उससे पूछे उत्तर याद है ना? बिल्कुल याद है सर। और उसके बाद बोलता है कि होंठ पर नहीं सर, दिल में है उत्तर, दिल में। कल ये कायल मेरा डायलॉग कि तुम गलत करा, दिल में अभी पूछिए सब बताते गया। कल ये लगता है होंठ से ठीक दिले रहेगा तब। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, अब मतलब बोलते हैं तो उसका मतलब बोलने का मतलब कुछ और भी होता है। अब 9 2 11 होता तो आप क्या कहिएगा? 91 होता है सर, कि समझिएगा कि भाग गए। हाँ, तो रासायनिक बंधन के प्रकारों को आप समझते, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अणुओं में उपस्थित परमाणु जिस बंधन या जिस बल के द्वारा जुड़े रहते उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन इसलिए बनाते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं और वो अस्थायी बनने का प्रयास करते हैं। अस्थायी बनने के प्रयास करने के कारण ही रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। अब रासायनिक बंधन का निर्माण जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होगा वो 2 प्रकार से होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा त्याग करके या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करके। इसी आधार पर रासायनिक बंधनों की भी संख्या मुख्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड। इसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन, या हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है क्या? आयनिक बंधन। साझा का मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन है विकास गुप्ता। साझा का मतलब है तुमरो है हमरो है, यही ना हुआ है कि ना जी? आइए, मैथ में तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है साझेदारी वाला, है कि ना है? मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल की बात करें, इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में विद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। जब रासायनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण के साथ हो, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के त्याग एवं ग्रहण के साथ हो, तब समझिए रासायनिक बंधन किस प्रकार बना? विद्युत संयोजी बंधन बना। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के साथ जो रासायनिक बंधन बनते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, उन रासायनिक बंधन को हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं। यानी आयनिक बंधन तब बनेगा जब एक तरफ कोई परमाणु का त्याग करेगा, दूसरे तरफ कोई परमाणु को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं वही है आपको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, वही है आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। 2 तरह से आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण से जो बंधन बना वो है आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड,
या इसके जगह आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जिस प्रकार के रासायनिक बंधन बनते हैं वो आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा तब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा उसका ग्रहण करे। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करें और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन को क्या हो, ग्रहण हो। और आप अगर इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको इतना पता होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें किसमें होती है, धातु में होती है। इलेक्ट्रॉन धातु ही त्याग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किसके द्वारा होता है, अधातु के द्वारा होता है, नॉन मेटल के द्वारा होता है, नॉन मेटल के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कौन रखते हैं, धातु रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कौन रखते हैं, अधातु रखते हैं। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि धातु और अधातु के परमाणुओं के बीच बना बंधन ही विद्युत संयोजी बंधन है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। तीन तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बना बॉन्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या धातु अधातु के बीच बने रासायनिक बंधनों की प्रकृति कैसी होगी, विद्युत संयोजी होगी। तो विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किनके किनके परमाणु के बीच बनेंगे। अब तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं होगी दोस्तों। क्या मान लीजिए कि हमने सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाए, बना क्या, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड कैसे बना, तो सोडियम इसमें क्या है, क्लोरीन इसमें क्या है, अधातु है। आपसे पूछ दिया सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार के बंधन है, आयनिक बंधन है, विद्युत संयोजी बंधन है, क्योंकि एक धातु है एक अधातु के परमाणु, और हम जान चुके धातु अधातु के बीच विद्युत संयोजी बंधन बनता है, आयनिक बंधन बनता है। तो ये आयनिक बंधन निश्चित ही इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण से हुआ होगा। अब होता क्या, जैसे सोडियम को ले लीजिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, अब क्लोरीन का परमाणु संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। तो जब रासायनिक बंधन बनता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, और इससे हो जाता है क्लोरीन 2 8, और इससे हो जाता है ये 2 8। रासायनिक बंधन बनाते समय सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, और क्लोरीन सोडियम के उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। सोडियम को त्याग करने से सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना हो गया, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अंतिम कक्षा में, और सभी परमाणु का लक्ष्य रहता है कि अंतिम कक्षा में कितना हो, 8 हो। अंतिम कक्षा में 8 हो गया, इलेक्ट्रॉन अस्थाई हो गया। हालांकि हीलियम और हाइड्रोजन ऐसे धातु है जिसके पास एक ही कक्षा है, उसे 8 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, तो अस्थाई 2 तरह से हो सकते हैं। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है, परमाणु अस्थाई है, या परमाणु में एक ही कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अस्थाई। जैसे हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होते हैं, और एक ही कक्षा होते हैं तो मतलब प्रथम कक्षा होते हैं जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ही अस्थाई बना हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दीजिए, बाकी सभी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 होगा, तो मतलब वो क्या हो चुका है, अस्थाई हो चुका है। तो सोडियम ने एक परमाणु को त्यागा, क्लोरीन ने एक परमाणु ग्रहण किया,
और इस तरह सोडियम क्लोराइड बना, और सोडियम क्लोराइड में के बीच जो रासायनिक बंधन है वो इलेक्ट्रोवायलेंट है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण से रासायनिक बंधन बना है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से रासायनिक बंधन बना है, क्योंकि यहाँ धातु और अधातु के बीच रासायनिक बंधन बना है। ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर है? बात समझ गए? अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि किस यौगिक में विद्युत संयोजक बंधन है, किस यौगिक में विद्युत संयोजक बंधन है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा रासायनिक बंधन है? आयनिक बंधन है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या, ऑक्सीजन क्या, अधातु। आपसे पूछेगा सोडियम कार्बोनेट में कैसा बंधन है? क्या बंधन है? बिल्कुल, इसमें क्या है, इधर क्या है, अधातु। देखिए, जब यौगिक में दो से अधिक प्रकार के परमाणु हो तो उसमें एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन होते। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे यहां सोडियम कार्बोनेट है, यहां 3 प्रकार के परमाणु है, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन। क्या हुआ, लिंक का है, छूट गया? अच्छा, कमेंट चलने दीजिए, लगता है कि देख रहा है सब। तो यहां पर देखिए कि 3 प्रकार के परमाणु है, सोडियम, कार्बन और। तो जब किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या 2 से, परमाणुओं का प्रकार, संख्या नहीं, परमाणुओं का प्रकार 2 से अधिक होता है, परमाणुओं का प्रकार 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है, तब हम कहते हैं, तब उसमें एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन होते हैं। तो इसमें केवल एक रासायनिक बंधन है MgO के बीच, लेकिन इसमें एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन है, एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन है, लेकिन एक से अधिक प्रकार का रासायनिक बंधन तो है, लेकिन इसमें निश्चित ही आयनिक बंधन भी है, क्योंकि इसमें धातु है, और धातु अधातु होगा तो आयनिक बंधन होगा ही होगा। लेकिन 2 से अधिक प्रकार का परमाणु होगा तो एक से अधिक प्रकार का रासायनिक बंधन होगा। अब दूसरा रासायनिक बंधन इसमें कौन है तो अभी आगे हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें निश्चित ही आयनिक बंधन होगा ही होगा। क्लियर हो गया? अब आपको क्या ये समझने में दिक्कत होगा कि किन के बीच आयनिक बंधन है और किन के बीच आयनिक बंधन नहीं है? आपसे पूछेगा क्या जल के अणुओं में आयनिक बंधन है? नहीं है। हाइड्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच नहीं होते आयनिक बंधन। आयनिक बंधन के लिए अणु में एक धातु अधातु का परमाणु होगा तभी होगा। क्लियर? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें होते हैं आयनिक बंधन, जिसमें क्या होते हैं आयनिक बंधन यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंधन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे लेड नाइट्रेट, इन सब में आप देख लीजिए धातु अधातु के परमाणु है कि नहीं है? इन सब में आयनिक बंधन बिल्कुल होगा। बस आपका जो ये देख रहे हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में 1 2 3 कितने प्रकार के परमाणु है? 3 प्रकार। तो इसमें आयनिक बंधन के अलावा और भी बंधन है, लेकिन इसमें आयनिक बंधन नितांत रूप से होगा ही होगा। तो ऐसे सभी यौगिक जिनमें आयनिक बंधन मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें धातु अधातु के परमाणु होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही ना। अब आयनिक यौगिक की अपनी एक विशेषता होती है, ये सब जो यौगिक है इसकी खास विशेषता है।
क्या तो ये आपको ठोस रूप में पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, और आप देख रहे हैं कि क्या इसमें आयनिक बंधन है? नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन अधातु, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन अधातु, क्या इसमें आयनिक बंधन है? नहीं है। तो यह ठोस नहीं है। लेकिन आयनिक बंधन जिसमें होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? ठोस होगा। सोडियम क्लोराइड ठोस है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ठोस है, जिंक ऑक्साइड ठोस है, लेड नाइट्रेट ठोस है। अब आयनिक यौगिक ठोस क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक ठोस क्यों होते हैं? मान लीजिए कभी परीक्षा में दे दिया 4 ऑप्शन, 4 यौगिक, कहेगा पता लगाइए कौन सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था में है, तो सीधा आप खोजिएगा कौन? आयनिक यौगिक मार देना है, आंसर सही होगा। तो आयनिक यौगिक साधारण ताप और दाब पर ठोस होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं कि इनके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है। इनके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अब आप कहिएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा क्यों होता है? इतना ज्यादा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करने से परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं ना, तो उसमें एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अब जानते हैं कि प्लस माइनस में कितना ज्यादा आकर्षण होगा। प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो धन आवेश की उत्पत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल प्रबल होता है, क्योंकि उनके परमाणु पर आवेश उपस्थित होते हैं, इसलिए उनके बीच का अंतराण्विक बल प्रबल होता है, और इसलिए आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। दूसरी विशेषता कि ठोस अवस्था में ये आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल में घुलाते हैं इनके आयन अलग हो जाते हैं, और आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन सभी आयनिक यौगिक की विशेषता है कि वो जल में घुल जाते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं। यहीं पर मान लीजिए चाय, ये सब जल में घुलनशील है, लेकिन ये आपका जल में घुलनशील नहीं है। हालांकि सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुलनशील है, अम्ल जल में घुलते हैं। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलते ही आयन में क्या होते? टूट जाते। आयन में टूट जाने के कारण आयनिक यौगिक जल में घुलकर आयन बनाता है, और जल में आयन रहेगा तो वो जल विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। बात को समझ गए? अब आपको दिक्कत होगा कि कहां पर आयनिक बंधन है, कहां पर नहीं है। क्या यह समझने में दिक्कत होगा? आपसे पूछ दिया निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक यौगिक, आप सीधा खोजिए, जहां धातु है धातु मिले ठोक देना है। आगे बढ़े, एक बार आयनिक यौगिक के विशेषताओं को पढ़िए।
एक बार फिर से अब क्या होगा? फिर से जल में घुल गया है, जल में घुलकर विद्युत का सुचालक बन गया है। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। अब आते हैं दूसरा प्रकार के बंधन पर। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो सकता है? ये बात तो हम दूसरे चैप्टर में बताए कि कोई परमाणु अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। 3 से ज्यादा त्याग और ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन का संभव नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड में 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हुआ, कभी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कभी भी 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं हो सकता। आइए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड आपको बताए थे कि रासायनिक बंधनों का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच 2 तरह से होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण से तो आयनिक बंधन बन चुका है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बन चुका है। तो निश्चित तौर पर ऐसा रासायनिक बंधन जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं, उस बंधन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन का निर्माण तब होता है जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। आप जानते हैं कि धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया अधातु से होती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके क्या बना लेते हैं? आयनिक बंधन बना लेते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये करेगा त्याग और ये करेगा ग्रहण। ये करेगा क्या? ग्रहण करेगा। तो त्याग ग्रहण से तो आयनिक बंधन बन गए, यानी धातु अधातु से अभिक्रिया करेगा तो आयनिक बंधन बनाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब धातु की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती तो ये तो होता ही नहीं है। धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करते। धातु धातु से अभिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं, धातु धातु के बीच अभिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला है। अगर करने वाला कोई आइए ना, इनके बीच रासायनिक बंधन बनना संभव होगा, इसलिए इनके बीच अभिक्रिया होते ही धातु धातु से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन अधातु से तो अभिक्रिया होती है, अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं। अब अधातु अधातु से जब अभिक्रिया करेंगे तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं। अधातु भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दोनों तरफ अधातु है तो दोनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। तो जब अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं तब वे आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? अधातु की अभिक्रिया जब अधातुओं से होता है तब दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होती है?
साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण अधातु अधातुओं के बीच होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण अधातु अधातुओं के बीच होता है, अधातु अधातुओं के बीच होता है दोस्तों। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण अधातु अधातु के बीच होता है। तो क्लियर हुआ बात यहां पर। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन कब बना? तो आप दो बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन। और आप जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी तब होती है जब अधातु की अभिक्रिया अधातु से होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं तो उनके परमाणुओं के बीच बनने वाला रासायनिक बंधन कैसा होता है? सहसंयोजी होता है। धातु अधातु के बीच आयनिक बंधन बनता है, अधातु अधातु के बीच सहसंयोजी बंधन बनता है, अधातु अधातु के बीच सहसंयोजी बंधन बनता है। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए समझिए। जैसे क्लोरीन के दो परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? Cl2। Cl2 में Cl अधातु अधातु, इनके बीच कैसा बंधन है? सहसंयोजी बंधन। O2 के बीच कैसा बंधन? तो ये जो सहसंयोजी बंधन बना है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना है। अब आप क्लोरीन की स्थिति देखिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा समझा जाता है। तो क्लोरीन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप पढ़े होंगे इंटर में, 10th में भी है हल्का सा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सहसंयोजी यौगिक को सहसंयोजी बंधन का निर्माण की प्रक्रिया इसी बिंदु संरचना के द्वारा दिखाया जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 7। अब बंधन बनाएगा, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएगा दूसरा कोई बनाएगा नहीं। तो अब इस क्लोरीन को भी है 7, इसको भी है 7, लेकिन चाहिए कितना? 8, तब बनेगा Cl2। अंतिम कक्षा में 8 पूर्णा जरूरी है, तभी परमाणु अस्थायी होगा, तभी रासायनिक बंधन बनेंगे, तभी अणु बनेंगे। तो दोनों को 8 पुराना है। तो ये क्लोरीन क्या कहा किया? ये क्लोरीन कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, और इस तरह से 8 हो गया। अब ये भी क्लोरीन कहेगा कि तुम भी दे दो, और इस तरह से इसमें भी कितना हो गया? 8 हो गया। दोनों साझा किया ना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। ये भी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, ये भी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, और साझा करके दोनों अपने कक्षा अंतिम कक्षा में 8-8 पूरा करके अस्थायी बन के अणुओं में बदल गया। तो इसी तरह होती है साझेदारी। ठीक उसी तरह दोस्तों, ठीक उसी तरह नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके N2 यानी नाइट्रोजन के अणु बनाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7 होता है ना, 7 होता है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। अब नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अंतिम कक्षा में तब जाकर यह अस्थायी होगा।
तो ये नाइट्रोजन 3 दू 5, ये नाइट्रोजन 3 दू 5, तो ये नाइट्रोजन इससे कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन लाओ जी, हो गया 3 3 6 2 8, कहा कि 3 तुम भी दो जी, 3 3 6 2 8, दोनों का 8 पुर गया, N2 बन गया। वीडियो बफरिंग कर रहा है जी, क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, यह तो था समान प्रकार के परमाणु के बीच, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कैसा बंधन है? सहसंयोजी बंधन है, क्योंकि कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, अंतिम कक्षा में 4, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, अंतिम कक्षा में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना? 4, 1 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 6, 1 ऑक्सीजन। तो ये कार्बन क्या करेगा कि कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना है? 4, लेकिन चाहिए कितना? तो ये कार्बन कहेगा दोनों ऑक्सीजन 2 2 दे दो, 8 हुआ। अब ये ऑक्सीजन कहेगा तुम भी 2 दे दो, और ये ऑक्सीजन कहेगा कि इस साइड वाला 2 तुम हमको दे दो। सबका 8 क्लियर है, कार्बन का भी 8 क्लियर है, ऑक्सीजन का भी 8 क्लियर है, दोनों ऑक्सीजन का 8 क्लियर है कि ना? साझेदारी से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि ना हो गया? तो यही है सहसंयोजी बंधन। धातु अधातु के परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन, धातु अधातु के परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन, और अधातु अधातु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन, अधातु अधातु के बीच सहसंयोजी बंधन। अब एक पूछ रहे हैं कि H2 कैसे होता है? H2 कैसे होता है, समझ लेते हैं। H2 कैसे होता है? H2 कैसे होता है? H और H मिला करके क्या बनाता है? तो इसको अंतिम कक्षा में नहीं चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको अंतिम कक्षा में कितना चाहिए? 2। लीजिए 2 2 हो गया। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होते हैं, प्रथम सेल के उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी सब परमाणु को अंतिम कक्षा में 8 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम को अंतिम कक्षा में 2 ये चाहिए। हीलियम को तो 2 रहता ही रहता है, इसको 1 रहता है, तो ये 2 पूरा लिया, H2 हो गया। क्लियर है कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं? अब ध्यान दीजिए कि सहसंयोजी बंधन, ये तो समझ गए कि जब भी परमाणुओं की आपस में साझेदारी होगी तब जो रासायनिक बंधन बनेगा वो कैसा होगा? सहसंयोजी बंधन। या इसके अलावा आप दूसरा, अधातु अधातु के परमाणुओं के बीच बना बंधन कैसा? सहसंयोजी बंधन। अधातु अधातु के परमाणुओं के बीच बना बंधन सहसंयोजी बंधन। अब सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के हो सकते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो सिंगल कोलोइन। जैसे क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन ना, क्लोरीन, इनके बीच कितना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। अच्छा, तो क्लोरीन क्लोरीन मिलकर जब आपस में सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो दोनों परमाणु कितना कितना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, और जब 2 परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट कहते हैं। हीलियम इनर्ट गैस है, इसीलिए हीलियम हीलियम 2 नहीं बनाएगा।
उसी तरह मेथेन, मेथेन में देखिएगा कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को तो चाहिए कितना, मात्र 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, और इसको सब चाहिए। इसको सब चाहिए। 8 फुट गया, 2 2 4 2 4 2 8। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2। तो इसमें आप देखिए कि किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 1। किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच कितना इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है। तो जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 परमाणु के साझेदारी तो डबल कोवैलेंट, 3 परमाणु के साझेदारी हो ट्रिपल कोवैलेंट। 3 से अधिक न त्यागा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता, न ही साझा किया जा सकता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर। अब देखिए HCl का बिंदु संरचना बना लीजिएगा, सब नहीं बना लीजिएगा, है। क्लोरीन को 7 है, हाइड्रोजन को, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगा, हाइड्रोजन को 2 मिल जाएगा, क्लोरीन को 8 मिल जाएगा। बिंदु संरचना उतना बनाने की जरूरी, आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो नहीं लिखना है, बिंदु संरचना नहीं पूछेगा, वो तो समझने के लिए लिखना जरूरी था। इंटर में पढ़ते रहते हैं तो उसमें बताता है, सल्फर डाइऑक्साइड के लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताए, बिंदु संरचना बताए, तरह तरह के। तो HCl का बिंदु संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इनके बीच होगा कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सिंगल, डबल और। जब 2 परमाणु के बीच 1 के साझेदारी हो, सिंगल, 2 परमाणु के बीच, 2 परमाणु के बीच 3 की साझेदारी हो तो ट्रिपल, 3 से अधिक साझेदारी हो नहीं सकते। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि Cl2, N2, O2 इनके बीच कैसा बंधन है, सहसंयोजी। CO2, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस क्लोराइड, इन सब के बीच भी क्या है, सहसंयोजी। आधा, इसमें भी अधातु, अधातु इसमें भी अधातु। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सभी धातु अधातु तत्व में 2 क्यों लगा रहता है। 1 परमाणु को, 2 परमाणु को, 3 परमाणु के बारे में नहीं बताए थे, हैं? गैस 2 परमाणु को होता है इसीलिए उसमें 2 लगाते हैं। आप पढ़िए अणु की बात, ये क्लोरीन के अणु है, क्लोरीन के अणु क्लोरीन के 2 परमाणु से बने हैं, Cl2। तो यहां भी सहसंयोजी बंधन है, यहां भी क्या है, यहां भी सहसंयोजी, यहां भी सहसंयोजी। लेकिन यहां पर समान प्रकार के परमाणु के बीच सहसंयोजी, यहां पर असमान प्रकार के परमाणु का सहसंयोजी। समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंधन को क्या कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। और अलग अलग परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं, पोल। तो सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंधन को अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंधन को क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन।
तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर सहसंयोजी बंधन तीन प्रकार के, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर तीन प्रकार के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और परमाणुओं के प्रकार के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार का, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर और समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंधन कैसा होता है? कैसा होता है? अलग अलग प्रकार के परमाणु के बीच बने सहसंयोजी बंधन ध्रुवीय, अलग अलग ध्रुवीय, समान। कोई दिक्कत है? समझ गए? अब तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि किसमें कौन सा बंधन है। दिक्कत होगा? धातु अधातु का परमाणु है तो वहां आयनिक बंधन, और अधातु अधातु है तो क्लियर हो गया। अब समझना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और ये पेयर है किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। बॉन्ड पेयर किसका पेयर है? इलेक्ट्रॉन का। लोन पेयर किसका पेयर है? इलेक्ट्रॉन का। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर किसे कहते हैं? बंधन युग्म और निर्जन युग्म। बंधन युग्म और निर्जन युग्म किसे कहते हैं, इसको आप समझिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का, H2O। आप आराम H2O आप आराम से बता सकते हैं कि H2O के बीच कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी। अब ध्यान दीजिए कि अगर इसका बिंदु संरचना आप देखिएगा तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया और अपना अस्थाई बना लिया। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिया, लेकिन ये जोड़ा साझेदारी में भाग लिया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर कहेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? ये आपका लोन, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर है। तो सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते, और बंधन बनाने में जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी लेता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। बंधन के निर्माण के समय जिसकी साझेदारी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। परमाणुओं का ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजी बंधन बनाने में भाग लेता है उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह आप अमोनिया का एग्जाम्पल आपके नोट में भी दिया हुआ, हम भी बता देते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अमोनिया तीनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता। 2 2 4 2 4 2 8। ये आपका बॉन्ड पेयर है, ये आपका बॉन्ड पेयर है, ये आपका बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये आपका क्या है? लोन पेयर है। क्या है ये आपका? लोन पेयर। तो सहसंयोजी बंधन में बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो भाग नहीं लेता है सहसंयोजी बंधन बनाने में उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक बात समझिए कि ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंधन था उसे आयनिक यौगिक बोले थे।
बोले थे ना, आयनिक यौगिक की अपनी कुछ विशेषताएं थी। उसी तरह ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंधन हो, ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंधन हो, ऐसे यौगिक जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फास्फोरस क्लोराइड, जैसे H2SO4, H2SO4 सब अधातु होते हैं। ये सभी कैसे यौगिक है? इन यौगिकों में कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जिन यौगिकों में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उन्हीं यौगिकों को हम कहते हैं क्या, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, यानी कि सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और सहसंयोजी यौगिक की विशेषता आयनिक यौगिक के ठीक विपरीत होता है। सहसंयोजी यौगिक की विशेषता आयनिक यौगिक के ठीक विपरीत। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, सहसंयोजी यौगिक द्रव या गैस होते हैं। क्यों? तो आयनिक यौगिक के परमाणु जो था वो आवेशित थे, इनके परमाणु आवेशित नहीं होते। आवेशित नहीं होने के कारण इनके परमाणुओं के बीच का जो अंतराण्विक बल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बहुत कम होता है, जिसके कारण ये द्रव या गैस होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, सहसंयोजी यौगिक द्रव और गैस होते हैं, द्रव और गैस होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलते हैं, लेकिन ये सब यौगिक जल में, आयनिक यौगिक जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं, ये सब यौगिक जल में घुलकर आयन में नहीं टूटते। जल में नहीं टूटते हैं तो इन सहसंयोजी यौगिकों के जलीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत का सुचालक नहीं होते, वे विद्युत का सुचालक नहीं होते। एक बार सहसंयोजी यौगिक के विशेषताओं को पढ़िए। चलिए, अक्रिय गैस का क्या काम है हमारे इन्वायरमेंट में? बात तो पूछ रहे, अक्रिय गैस पर आएंगे तब ना, नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे अक्रिय गैस का क्या काम है हमारे इन्वायरमेंट में। काम तो कुछ ना कुछ होबे नहीं करेगा जी। सबसे पहले अक्रिय गैस का काम है गैसों में विविधता पैदा करना। अक्रिय गैस है तो हम कहते हैं कि ढेर सारे गैस है हमारे पर्यावरण में। अक्रिय गैस नहीं रहता तो हम अभी बोल पाते एक अक्रिय गैस है हमारे पर्यावरण में? मंगल वाला बोल नहीं सकता है कि ना है? पहला, अब छोड़ डीजी सर, अरे आप लोग बोलिएगा तो बैच बंद कर देंगे, तो इसमें क्या है? छोड़ देने से तो आपको हम बताए थे कि रासायनिक बंधन का निर्माण दो प्रकार से होते हैं, दो परमाणुओं के बीच, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के त्याग और इस दोनों आधार पर बॉन्ड भी आपको मुख्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन एक और बॉन्ड का चर्चा करना जरूरी है। यहां पर एक और बॉन्ड का चर्चा करना, को ऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि अगर आप 10th क्लास का एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें दो बॉन्ड का ही जिक्र किया गया है जो हम आपको बता चुके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक विशेष प्रकार का बॉन्ड है जो
पहली बार आपको 11th क्लास में ही पढ़ने को मिलता है। अंडर 10th इस बॉन्ड का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, हो सकता है प्रश्न आ जाए तो जवाब दे देना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कहते हैं उप संयोजी बंधन। उप संयोजी बंधन, देखिए उप संयोजी बंधन, उप संयोजी बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक विशेष प्रकार के संयोजी बंधन ही है, एक विशेष प्रकार का संयोजी बंधन ही है। अर्थात यह बंधन भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ही बनती है। साझेदारी का मतलब दोनों परमाणु का वर्चस्व है इलेक्ट्रॉन पर। तो उप संयोजी बंधन एक विशेष प्रकार के संयोजी बंधन ही है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी ही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन अंतर क्या है कोवैलेंट बॉन्ड से, कि यहां जो साझेदारी होगा वह केवल कितने परमाणु द्वारा, एक परमाणु के द्वारा। जैसे आप क्या देखे थे कोवैलेंट बॉन्ड में, देखे थे कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करिएगा, कोऑर्डिनेट की बात करिएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बी को कहेगा, कहेगा आ जाओ, तुम आ जाओ साझेदारी में आ जाओ। यहां भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, लेकिन वो केवल किसके द्वारा, ए का ही इलेक्ट्रॉन है जो बी के साथ इन्होंने साझा कर लिया है। बी ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा ए ही नहीं किया। बात समझ रहे हैं ना। अब दिया नहीं है, यानी कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, दे देगा तो तब तो हो जाएगा आयनिक, साझा किया है। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो और साझेदारी इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का हो, तब ऐसी स्थिति में बनने वाले बंधन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, लेकिन साझेदारी केवल एक ही परमाणु के तरफ से की जाती है, दोनों परमाणु के तरफ से साझेदारी नहीं होती। एग्जाम्पल से समझिए आप कि अमोनिया की अभिक्रिया, अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर अमोनियम क्लोराइड बनते हैं। अब अमोनिया की स्थिति देखिए, अमोनिया NH3 होता है, सॉरी NH3। आप तो ये अमोनिया का बिंदु संरचना जान ही गए हैं, क्या बिंदु संरचना पढ़े थे 11th क्लास में, वेरी गुड। यही ना बिंदु संरचना, HCl का बना लेते हैं, 2 2 4 1 5 2 7, यह है बिंदु संरचना। अब ध्यान दीजिए कि इनके बीच बॉन्ड बनता है और बॉन्ड क्या बन जाता है, NH4Cl। जैसे इनके बीच रिएक्शन होता है, अमोनिया कहता है हाइड्रोजन को चले ना, वो 2 गो हमारे पास है, चले आओ। हाइड्रोजन कहता कि हम, मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है, कहा कि क्लोरीन तो लेगा ही, एक इलेक्ट्रॉन लेने में तो माहिर है, दे दो उसको। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ा और डायरेक्ट आ गया कहाँ, यहां बन गया NH4Cl। इनके बीच जो बंधन था टूट गया। तो NH4Cl जो बना है, तो नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा कर लिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है,
नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का कोई नहीं उसमें। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया, अब बन गया क्या? तो NH4Cl में, NH4Cl में एक N और H के बीच किस प्रकार का बंधन है? सॉरी, N और एक H के बीच किस प्रकार का बंधन है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक ही इस N इस H के बीच कोवैलेंट है, इनके बीच कोवैलेंट है, इनके बीच कोवैलेंट, लेकिन इनके बीच क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी और साझेदारी इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिया गया हो तो तब जो बॉन्ड बनेगा उसमें कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। साझेदारी इलेक्ट्रॉन जब एक ही परमाणु के द्वारा प्रदान किया जाए तब बनने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उपसहसंयोजी होगा। क्लियर हो गया बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण से जब बंधन बनता है तो क्या कहते हैं? आयनिक। साझेदारी से बनता है तो साझेदारी जब एक ही परमाणु द्वारा होता है तो क्लियर हो गया? अब आप दोस्तों ये पकड़ लीजिएगा कि कहां कौन सा बंधन है। जैसे आपसे पूछ देगा कि सोडियम हाइड्राइड में किस प्रकार का बंधन है, तो आप कहिएगा इसमें तो आयनिक बंधन है। आपसे पूछ देगा कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का बंधन है? आयनिक बंधन। आपसे पूछ देगा सल्फर डाइऑक्साइड में कैसा बंधन है? सहसंयोजी बंधन है। या आपसे पूछ दिया कि सल्फर क्लोराइड में कैसा विलयन है, कैसा बंधन है? सहसंयोजी, क्योंकि सल्फर भी धातु, क्लोरीन भी। तो कहां है सहसंयोजी, कहां है आयनिक? के पकड़ने में आपको देर लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी पूछता क्या है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में एक से अधिक रासायनिक बंधन उपस्थित है? निम्नलिखित में किस तत्व में एक से, सॉरी किस यौगिक में, तत्व में नहीं होगा, निम्नलिखित में किस यौगिक में एक से अधिक रासायनिक परमाणु, एक से अधिक रासायनिक बंधन उपस्थित है? किस यौगिक में एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन उपस्थित रहते हैं? तो आप जान लीजिए कि जब परमाणु दो प्रकार के हो तो उनके बीच एक ही रासायनिक बंधन बनेंगे। एक से अधिक रासायनिक बंधन यौगिक के अणु में तब होगा जब परमाणु का प्रकार दो से अधिक होगा। जैसे H2SO4 में एक से अधिक प्रकार के बंधन है, दो प्रकार के, सॉरी कितने प्रकार परमाणु? NH4Cl में एक से अधिक प्रकार का बंधन है। इसमें आयनिक सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार का बंधन हो गया था। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब एग्जाम ये पूछ ले कि निम्नलिखित में किस यौगिक में एक से अधिक रासायनिक बंधन है, या पूछ दे कि किसमें सहसंयोजी आयनिक दोनों बंधन है, या किसमें सहसंयोजी उप सहसंयोजी और आयनिक तीनों प्रकार के रासायनिक बंधन है, तो आप एकदम आंख मूंद के उस ऑप्शन को खोजिएगा जिसमें परमाणु दो से अधिक प्रकार का। जब दो प्रकार के परमाणु हो तब उनके बीच कितने? केवल एक रासायनिक बंधन बन सकते हैं। किसी यौगिक के अणु में एक से अधिक रासायनिक बंधन तभी होगा जब परमाणुओं का प्रकार दो से अधिक होगा, दो से अधिक होगा। क्लियर? बाउंड समझ गए? तीन प्रकार के बाउंड का तो कमी नहीं है, सिग्मा है, पाई है, जो नहीं भी जानते हैं वो भी है दो चार को। अब ध्यान दीजिए कि ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंधन था उसे आयनिक यौगिक बोले। ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंधन था उसको सहसंयोजी यौगिक बोले। आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के गुण एक दूसरे के विपरीत मिला आपको।
और ऐसे यौगिक जिसमें उपसह संयोजी बंधक होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। और उपसह संयोजी यौगिक के जो गुण हैं, उपसह संयोजी यौगिक के गुण सहसंयोजी यौगिक से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सहसंयोजी यौगिक से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक और बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी 2 लाइन हम बता देते हैं। बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जितना हमको आता था, जितना आपका सिलेबस है, वो आपको हम बता दिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरी, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़िएगा तब बहुत चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, है कि ना है? हाँ, केमिस्ट्री जितना हम बता रहे हैं ना, वो दरोगा वाले के लिए अति है। समझे कि ना समझे? वो तो हमें इसलिए कि कहीं दरोगा में भगवान ना करे कुछ हो जाए, कुछ हो गया तो कम से कम रेलवे ये समय तो एग्जाम दे करके आप निकाल सकते, इसलिए हम, और समय है अभी, हमको तो बदनाम किया जा रहा है, सिलेबस खत्म नहीं करेगा। हम भी बोल दे नहीं करेंगे खत्म, ठीक है? जब तक नहीं होगा एग्जाम तब तक नहीं होगा सिलेबस खत्म। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी पढ़ाने का मौका है भाई, पढ़ाएंगे नहीं, कहे पढ़ाता नहीं दिखाता। हाँ भाई हमको आता, तुम दिखाएंगे नहीं? दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कह रहे केमिस्ट्री इतना, मतलब कोई लड़के लोग बोला था कि इतना केमिस्ट्री का है, क्या जरूरी है? बहुत क्या है कि मेरिट वाला सब छटा हुआ, बहुत स्टूडेंट एडमिशन है। अब वो चाहता है कि इसको हम बिट्टू झा को अपने तरह चलाए। जब मन हमको फिजिक्स हो फिजिक्स पढ़े, जब मन हो केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े। और उनको दिक्कत है नहीं, दिक्कत तो सब कुछ पढ़े हैं, और हमसे नहीं हो भी पढ़ेगा तब वो उसका निकलेगा, हमको पता है। फोकस उस पर है जो नए हैं, जो एक बार में दरोगा देने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जो टैलेंटेड है वो टेंशन काहे ले रहे हैं? टैलेंटेड में टेंशन लेना ही नहीं है। उस क्वेश्चन याद करिए, नया मटेरियल दे रहे हैं, याद करिए, अब पूरा मस्त रहिए, कोई दिक्कत न है। हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है? हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आप जानते हैं कि 2 अधातु परमाणु के बीच कोवैलेंट बॉन्ड ही बन सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो अन्य कोवैलेंट की प्रकृति से थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए इन 3 स्थितियों में बने बंधन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड इसी 3 स्थितियों में बन सकता है और किसी भी स्थिति में नहीं। जैसे कि हाइड्रोफ्लोराइड HF ये अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन बंधन है, जल में हाइड्रोजन बंधन है, अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन है। तो हाइड्रोजन बंधन सिर्फ इन तीनों के बीच बन सकता है, किसी के बीच नहीं बन सकता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब कुछ सहसंयोजी यौगिक के अणुओं की आकृति दिया हुआ है। क्लियर है? तो चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। और एक ध्यान दीजिए, रोशन सर चले गए, उनका बहन का शादी थे तो वो चले गए हैं, अभी पटना में है ना, तो कल उनका क्लास में छुट्टी रहेगा, ठीक है ना? कल रोशन सर का क्लास है, सिर्फ कल। मेरा इस टाइम में क्लास रहता है, ठीक है? ज्यादा करिएगा, ऑनलाइन क्लास का वीडियो है बना हुआ, नहीं ना? हाँ आइए ना, कल छुट्टी रहेगा। हाँ मेरा जो भी है सब होगा। रोशन सर कल अनुपस्थित है,
चले गए हो? नहीं, हम तो आप ही लोग कारण रुक गए, हमको भी जाना था। हम जाएंगे तो सबको चलना पड़ेगा। मिलिए अगले क्लास में, और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आज भेज देंगे, क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं परसों के क्लास में, तो कल आप लोग रिवीजन करिएगा। केमिस्ट्री में कुछ छूटा है तो केमिस्ट्री ओपन है ना सबके लिए, कल केमिस्ट्री पूरा ओपन कर दीजिए, जहाँ तक हुआ है वहाँ तक। कोई भी केमिस्ट्री का कल रिवीजन कर सकता है। जिनका ऑनलाइन एडमिशन है वो भी, जिनका नहीं भी है वो भी कर सकते, सिर्फ कल भर के लिए।